और बीच में एक इंटेल भी आया। इंटेल क्या करता है, ये भी इसने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम शुरू किया इंटेल ने, और इसने अपने भी सिस्टम बाजार में उतारे। लेकिन सबसे अग्रणी उस समय क्या कौन था, आईबीएम। तो इसने बेहद छोटे आकार का, कम कीमत का और अधिक क्षमता के साथ बिजनेस पर्पज से क्रांतिकारी जो कार्य संपादित करने वाला एक कंप्यूटर का विकास किया, पर्सनल कंप्यूटर का, आईबीएम ने सबसे पहले ये मार्केट में आया और बिकने लगा। इसके बाद कंप्यूटर बनाने की होड़ विश्व के कई देशों में और कंपनियों के बीच प्रारंभ हो गई। इसके बाद 1984 ईस्वी में एप्पल कंपनी ने मैकिन्टोश नामक पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा, जिसमें पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग किया गया था 1984 में। 1988 ईस्वी में इंटेल ने 486 नामक प्रोसेसर बनाया, जिसमें 10 लाख ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। सॉरी, यह एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। 1991 में इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब WWW के उपयोग के नियम बनाए गए, जिसके कारण सूचनाओं को इंटरनेट पर डालने और उसे प्राप्त करने की मानक विधियां तैयार की गई। इससे इंटरनेट के व्यापक उपयोग का रास्ता विश्व के सामने खुला। एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है, चहुमुखी विस्तार का मार्ग 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 3.1 मार्केट में उतारा 1992 में। यह बहुत सफल रहा, ऐसे अनेक ऑपरेटिंग सिस्टमों में के विकास का आधार बना। इसके बाद क्रमशः विंडोज 95, विंडोज 98 और अन्य नवीनतम वर्जन्स विंडोज के आते गए। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 11 10 में इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज्यादातर 10 अभी इस्तेमाल हो रहा है। 11 भी धीरे धीरे आ जाएगा, उसके आगे कुछ और आएगा। तो ये कुछ कंप्यूटर के एक इतिहास था। बताइए सर। हमारे कॉलेज में भी जब iMac था तो कुछ सिस्टम जो पहले के थे उनको दूसरा जब साइड कर दिया गया था पिछले कॉलेज में, तो सर iMac में ये मैंने मतलब हम लोग को सिखाने में तो वो भी कह रहे थे कि iMac के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इसको बहुत समय तक सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें तो इस पे फिर उस एफिशिएंसी से काम नहीं हो सकता है। तो क्या सर एप्पल, क्योंकि सर ओरिजिनली दिलवाता है सॉफ्टवेयर अपडेशन, उसको आप पायरेसी करके तो ले नहीं सकते जैसे विंडोज में होता है। तो सर यही वजह है कि एप्पल इतना पॉपुलर नहीं हो पाया विंडोज के मुकाबले। बिल्कुल, विंडोज क्या है कि कॉस्टली कम था और नए नए इसके वर्जन आते चले गए, तो उस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हुआ और चलाने में भी थोड़ा सा इजी था। आम आदमी इसको इस्तेमाल कर पाता था, अफोर्डेबल था, इसलिए डिमांड के हिसाब से इसको जो है अपडेट करती चली गई कंपनी। ये था। अब कंप्यूटर का डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर का विकास वैज्ञानिकों के निरंतर चल रहे प्रयासों का परिणाम था। वैज्ञानिकों का उद्देश्य कंप्यूटर को अधिक उपयोगी, सुविधाजनक, सस्ता, छोटा, तेज गति से कार्य करने वाला और अधिक विश्वसनीय बनाना था। इसी उद्देश्य के मद्देनजर कंप्यूटर के जो विकास में लगातार निरंतर प्रयास किए जाते रहे और इसको सुधार इसमें आते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, इसके बाद कंप्यूटर का विकास तेजी से हुआ और इनके आकार और प्रकार में कई बदलाव आते चले गए। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कई कंप्यूटर पीढ़ियां हम पढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उस पर हम अब चर्चा करेंगे। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां लोग अस्तित्व में हैं और लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं। प्रत्येक पीढ़ी में कंप्यूटर की विशेषता और उनके का संक्षिप्त परिचय अब हम जानेंगे।
तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ये आप सब हेड डाल सकते हैं, उसके बाद नीचे आप नोट करते हुए चल सकते हैं। प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी जो है नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका आप लिख लें कि 1942 से 1955, 1942 से 1955, इस बीच में जो भी कंप्यूटर में विकास हुआ है वो पहली पीढ़ी मानी गई। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इनमें किया गया था। कांच की परखनली टाइप की वैक्यूम ट्यूब होती थी जिनमें करंट प्रवाहित किया जाता था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां उत्पन्न होती थी और उसके आधार पर डेटा का प्रोसेसिंग वहां उससे उनके माध्यम से की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब या फिर वैक्यूम वॉल्व्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। जैसे पिक्चर ट्यूब आपने देखी होगी कभी कंप्यूटर उसकी टीवी की, तो उसमें एक ट्यूब लगी होती है कांच की, तो उसमें कुछ दिखता कुछ नहीं है, लेकिन उसमें उसी के माध्यम से आपको आगे, सीआरपी स्क्रीन होता है ना सर? हाँ, उसी से आपको बाहर चित्र दिखाई देते हैं, आउटपुट मिलता है। तो इस तरह की कई ट्यूब उसमें इस्तेमाल की गई थी पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके सीपीयू में। तो कांच के चैम्बर और ट्यूब इसमें होते थे जिनमें कैथोड की किरणें प्रवाहित होती थी। उसी प्रकार कांच के निर्वात यानी कि जहां हवा ना हो, वायु रहित वैक्यूम कक्ष में उचित इलेक्ट्रोड लगाकर डायोड, ट्रायोड और ट्रेट्रोड से बनाए जाते थे। तो वैक्यूम ट्यूब, कुल मिला के इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये बहुत नाजुक थे क्योंकि और बड़े आकार के थे, तो टूट फूट और इसमें मेंटेनेंस लगातार बना रहता था। इस वजह से हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता था और इसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बहुत ज्यादा होती थी। तो बड़ा, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 के बीच में मानी जाती है। 1964 के बाद थर्ड जनरेशन शुरू होगी। तो सेकंड जनरेशन में क्या था, 1947 में बेल लेबोरेटरी यूएसए के विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का विकास किया। तो ये दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर आ गए, ठीक है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाने लगा। सामान्यतः आप देखेंगे कि आपके घरों में जो रेडियो और में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं गोल आकार के, ठीक है, तो उनका विकास उस समय शुरू हुआ और कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ 1947 के बाद। ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को इसने रिप्लेस कर दिया और कंप्यूटर का आकार थोड़ा और छोटा हो गया। यह भरोसेमंद, कम नाजुक और बहुत थोड़ी सी विद्युत शक्ति से काम कर सकते थे ट्रांजिस्टर्स। तो इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हुआ, साइज छोटा हो गया और आपकी टूट फूट मेंटेनेंस का खर्चा भी थोड़ा कम हुआ। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ नाम आप लिख सकते हैं। IBM 1401, IBM 7094, UNIVAC 110। तो ये कुछ 2-3 कंप्यूटर्स उस पीढ़ी के थे जो विकसित किए गए थे सेकंड जनरेशन इसमें क्या बोले सर, UNIVAC में इसका नंबर जो था? UNIVAC 110, ये उसका नाम था कंप्यूटर का उस समय का। इसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया 1965 से 1970 के बीच में। तो इस थर्ड जनरेशन में क्या बदलाव हुआ कि यहाँ पर सिलिकॉन चिप का विकास हुआ,
है ना, 3 मिलीमीटर पतली एक छोटा सा टुकड़ा जिसके माध्यम से हम मोबाइल में सिम पर चमकीले परिपथ का बनना संभव हो पाया है। हम देखते हैं कि मोबाइल में जो परिपथ बना होता है, एक सर्किट बना होता है हमारी सिम के पीछे, वो सिलिकॉन का बना होता है और इसी सिलिकॉन का इस्तेमाल करके फिर आईसी का विकास किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी का विकास हुआ जिसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। तो आईसी का विकास हुआ तो और कंप्यूटर आपका साइज छोटा और उसका साइज छोटा हो गया। सन 1958 में जैक किल्ली द्वारा जर्मेनियम चिप का प्रयोग किया गया था। ये एक दूसरा प्रयोग था अपने आप में। इस हेतु किल्ची ने वर्ष 2000 का फिजिक्स नोबेल का पुरस्कार दिया गया। इसके लिए उनको वर्ष 2000 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला किल्ची को। जैक किल्ची ने जो आविष्कार किया था 1958 में कंप्यूटर की जो इंटीग्रेटेड सर्किट या जर्मेनियम चिप के लिए, उसके लिए उनको वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का प्राप्त हुआ। तो इस जनरेशन में कुल मिलाकर आईसी, सिलिकॉन चिप और आईसी का विकास हुआ जिसने आपके ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। तो आप पीढ़ी के अनुसार देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ऐसे याद रख सकते हैं उसको। दूसरी पीढ़ी में आपको ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी और सिलिकॉन चिप, ठीक। और चौथी पीढ़ी में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से 1995 तक। तो इसमें क्या हुआ कि पहले एक जो सर्किट होती थी आपका आईसी चिप पर लगभग 10 से 12 ट्रांजिस्टर ही एकीकृत होते थे, मतलब लगे होते थे। तो आईसी ने क्या किया कि ट्रांजिस्टरों को, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर एक साथ अपने अंदर उसमें समाहित रहते हैं आईसी में। तो पहले एक आईसी में 10 से 20 ही ट्रांजिस्टर समाहित होते थे। इस तकनीक को लघु परास एकीकृत परिपथ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या एसएसआई के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तकनीक की और ज्यादा विकास हुआ और सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप लगभग पर 100 ट्रांजिस्टर आ सकते थे। तो इसमें फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि आईसी आपकी थी और अपग्रेड हुई। ठीक है, पहले जो ट्रांजिस्टर की संख्या एक आईसी में 10 से 20 होती थी वो 100 तक पहुंच गई। तो और कॉम्पैक्ट हो गया आपका, जो है इलेक्ट्रिसिटी कम खाने लगा, स्पीड बढ़ गई उसकी। तो ये फोर्थ जनरेशन में इसका विकास हुआ। उसके बाद फिर जो बड़ी आईसी एक डेवलप कर ली वैज्ञानिकों ने, उसको कहा गया कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एमएसआई। जो छोटी वाली आईसी थी पहली वाली बनी थी उसका नाम था एसएसआई, और जो बाद में बड़ी इंटीग्रेटेड और एक और बन गई बड़ी वाली, उसको बोला गया एमएसआई। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1995 से लेके अभी तक। ठीक है, इसमें क्या बदलाव हुए, क्या नई चीजें आई, उस पर हम बात करेंगे। तो वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी हम चल रही है, हम लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल पर आईसी यानी आईसी जो है यूएलएस आईसी का प्रारंभ हुआ। इसमें वैज्ञानिक और अधिक सोचने समझने की क्षमता विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि एआई पे काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। अब पांचवी पीढ़ी में एआई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे जब हम बात करेंगे छठवीं पीढ़ी में पहुंचेंगे तो बोलेंगे कि पांचवी पीढ़ी में एआई का विकास हुआ था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास पांचवी पीढ़ी में वैज्ञानिकों ने किया। तो इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। लॉजिक एंड रीजनिंग के माध्यम से एआई का विकास कर रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि जापान में या फिर चीन में रोबोट बन रहे हैं जो खुद ही अपना काम कर रहे हैं, या फिर रोबोट बन गया तो अपना होटल में आपको चाय नाश्ता परोस रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो रोबोट टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के और पांचवी पीढ़ी का आपको आगे चल के हम इसके उदाहरण दे सकते हैं। अब इसमें एआई में लोग क्या है कि इमोशंस भी जो है डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रोबोट तो आपने बना दिया है लेकिन वो रोबोट आपकी संवेदनाएं, भावनाएं पहचाने और उसके अनुसार रिएक्ट करे,
उस पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन डालने की कोशिश। रोबोट मूवी आपने देखी होगी, वो एआई का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो भविष्य को लेके उन्होंने कल्पना की और उसको बनाया। हो सकता है कि आगे चल के इस तरह की चीजें हमको देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियां इतिहास रहा। टेस्ला भी आ सकता है। हाँ, और आपको जो है ड्राइवरलेस कार मिल रही है, तो ये भी आपका एक 5वीं पीढ़ी का उदाहरण हो सकता है। कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल ही हुआ है। ठीक है, तो अब ये अपन बात करेंगे अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, और पेरिफेरल आउटपुट इनपुट डिवाइसेस की। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। कल हमने चर्चा की थी ऐसे कि जिसको हम बाहर से देख और छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर हुआ, जो बाहर से आपको दिख रहा है वो हार्डवेयर है उसका। या फिर जो अंदर आपको जो चीजें लगी हुई हैं उसमें, है ना, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, ये आपका हार्डवेयर है। तो ये, और सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर यानी कि जो जिनको हम कंप्यूटर पे चीजों को छू ना सके और उसको, लेकिन वो कंप्यूटर के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर सामान्य शब्दों में प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लैंग्वेज सीखने वाले प्रोग्राम डेवलप करते हैं, और जब वो एक कंप्लीट प्रोग्राम के समूह बन जाता है तो किसी कार्य को संपादित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। किसी प्रमुख एक उद्देश्य के लिए प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, फिर उन प्रोग्राम के समूह को कोडिंग करके सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाता है, जो कि आगे चल के हम उस कार्य को करने में आसानी से हम उस कार्य को संपादित कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो कंप्यूटर के कार्य संपन्न करवाने के लिए उसे निर्देश देने हेतु सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम का जो समूह बनता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को लॉजिकल कोऑर्डिनेशन करता है। सॉफ्टवेयर के कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर अकेला कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता, उसको हार्डवेयर की भी आवश्यकता पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की के प्रकार अब हम बात करेंगे, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कितने फोन आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसकी कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, वो आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, प्रोग्राम यूजर का कंप्यूटर पर संचालन करना इससे संभव होता है, यूजर को प्रोग्राम पर संचालन करना संभव होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम संसाधनों का उपयोग करने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, यानी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह पेरिफेरल डिवाइसेस के काम को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के भौतिक भागों और अन्य सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का संचालन नहीं किया जा सकता है।
यह कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को भी नियंत्रित करता है। अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार कहते हैं। तो जो कंप्यूटर आपका चल रहा है उसमें जो सिस्टम के लिए चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर जरूरी होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में कोऑर्डिनेशन करता है और हार्डवेयर के साथ। तो जैसे बायोस सेटिंग्स है, तो बायोस सेटिंग्स के बिना आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, पहले से उसमें सेट होती हैं। तो ये इस तरह से विकसित करके उसकी आपकी रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में इनबिल्ट कर दिया जाता है ताकि बायोस सेटिंग्स वहाँ पे रहे और कंप्यूटर आपका संचालित कम से कम ऑन हो सके। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, अन्य सॉफ्टवेयर डलते हैं। तो ये सब मिलके जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके आपका सिस्टम चलता है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या कार्य हो सकते हैं? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है, अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का कंप्यूटर में संचालन करता है। ठीक है, कंप्यूटर की सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू का नियंत्रण और संचालन करता है। ठीक है, तो ये अन्य सॉफ्टवेयरों को तैयार करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हो सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पहला, ठीक है। दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तीसरा भाषा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। ये थोड़ा सा और गहराई में चले गए हैं, लेकिन आपके जो कोर्स है अभी इसमें नहीं है। आप जब एमसीए बीसीए पढ़ेंगे तो आपको डीबीएमएस भी पढ़ाया जाएगा पूरा, और कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब चीजें लैंग्वेज वगैरह और इसके कोडिंग एनकोडिंग सब पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे इसमें अभी सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो हम इसका एक ओवरव्यू जान रहे हैं। अब दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का वह समूह है जो किसी विशेष और नियंत्रण निश्चित कार्यों के लिए विकसित किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कार्य पूरा करने में मदद करता है। तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने काम को बहुत आसानी से कंप्यूटर में कर सकते हैं और किसी कार्य के लिए स्पेशली विकसित किया जाता है। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे कि हमको टाइपिंग करना है या वर्ड प्रोसेसिंग का जुड़ा काम करना है तो हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई डेटा एंट्री करना है तो हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। और उस सॉफ्टवेयर में पहले से ही ये आपको वहाँ पर कोडिंग के जरिए आपको वहाँ पर गुणा भाग गणित वो सब फॉर्मूला उसमें डाल के आप कर सकते हैं। एक क्लिक पे आपको बहुत सारी एंट्रीज का एक साथ आपको जोड़ दिख सकता है, गुणा दिख सकता है, भाग दे सकते हैं, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये वहाँ फॉर्मूला डाल के आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतना आसान हो गया, नहीं तो एक एक आदमी कैलकुलेटर से करता रहता। तो किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। जैसे कि बीमा, अकाउंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आप करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में वेबसाइट में आप खबर डालेंगे, सीएमएस। तो सीएमएस भी एक प्रोग्राम ही है, एप्लीकेशन है ना। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है क्योंकि वो खबर डालने के लिए स्पेशली हमारे प्रोग्रामर्स ने डिजाइन किया है और वो हमारे लिए किया है या किसी एक संस्थान के लिए किया है जिस संस्थान ने भी डेवलप करवाया हो। तो हर संस्थान अपना अपना सीएमएस डेवलप करवाते हैं। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जनरल पर्पस के लिए आपके एमएस ऑफिस है, पेज मेकर है। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर को क्या हो सकते हैं, टोल टैक्स या बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो ये इस तरह से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके हो जाते हैं। प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण आप देख लीजिए। स्प्रेडशीट, ये जो मैं बात कर रहा था आपकी एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट,
ठीक है, या वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? वर्ड स्टार, वर्ड पैड, MS वर्ड, कीवर्ड, ओपन राइटर, वर्ड परफेक्ट और अक्षर आदि। WPS। हाँ, WPS एक नया आया है, कल ही हमने भी उसको इंस्टॉल किया मोबाइल में, और उसके माध्यम से हम WPM की PS की सहायता से मैं अपने मोबाइल में भी फोनेटिक टाइपिंग कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों ने कभी मोबाइल पे फोनेटिक टाइपिंग की है क्या? या किसी ने टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग कोई करता हो फोनेटिक तो बताएं एक बार। यस सर। हाँ सर। मोबाइल पे आपने की है फोनेटिक टाइपिंग? यस सर, हाँ, गूगल यस। कीपैड से होता है सर, वहां से जाकर। कीपैड से फोनेटिक टाइपिंग नहीं होती, वो होती है ट्रांसलिटरेशन। तो आप लिखोगे HITSH हितेश, तो आपको हिंदी में वहां दिखेगा, लेकिन वो जो टाइपिंग के दो फॉर्मेट होते हैं, फोनेटिक और रेमिंगटन, वो नहीं है। ठीक है, वो आपको कीबोर्ड पे आप बैठ के टाइप करते हैं, वहां से होती है। सर गूगल टूल से होती है फोनेटिक। गूगल टूल से फोनेटिक, ये तो नहीं नहीं, वहां से भी नहीं होती, वो आपको ट्रांसलिटेशन होती है। तो सर उसका मतलब आप से फोनेटिक का टाइप मतलब करके आप क्या है? हिंदी में, फोनेटिक का मतलब ये वही तो बता रहा हूँ, ये कीबोर्ड लेआउट है। ठीक है, एक रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट होता है, एक फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट होता है। हाँ सर, अखबारों में वही यूज होता है। अखबार में आपको रेमिंगटन चलता है, जो टीवी और वेबसाइट में ज्यादातर फोनेटिक की स्वीकार्यता हो गई है। ठीक है, हमको रेमिंगटन भी सिखा दो। फोनेटिक जो है मंगल फॉन्ट को सपोर्ट करता है, मंगल फॉन्ट को ही आपका यूनिकोड बोलते हैं। ठीक है, और आपका रेमिंगटन, चाणक्य और अन्य जो भी फॉन्ट विकसित किए जाते हैं अखबार की स्टाइल शीट के हिसाब से, उनको सपोर्ट करता है। जी सर, और कृतिदेव? कृतिदेव का चलन डिजाइनिंग पर्पज से होता है, जो मतलब जो छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे रहते हैं, अपन शादी के कार्ड बनाना या डिजाइनिंग करना, उनमें ज्यादा मैंने तो इस्तेमाल देखा है, लेकिन अखबारों में या वेबसाइट या मीडिया हाउसेस में नहीं है, अब स्वीकारता नहीं है। या फिर कोई मैगजीन डिजाइन कर रहा है, अपनी बना रहा है, तो वहां पे हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे वो नहीं है कृतिदेव। फोनेटिक और रेमिंगटन। बिल्कुल। सर रेमिंगटन भी सीखने की जरूरत है। रेमिंगटन मत सीखो, तो आपको तो टाइपिंग करना है, हाँ, तो आप कोई एक भाषा सीख लीजिए, एक कीबोर्ड पर हाथ जमा लीजिए अपना, फोनेटिक अभी फोनेटिक सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपने मंगल में टाइप किया है, तो आपको यदि चाणक्य फॉन्ट में ले जाना है तो फॉन्ट कन्वर्टर्स आते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन वहां पर आपको कुछ शब्द आपके टूट सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, वहां एक बार पढ़ना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब और थोड़ा सा विकसित हो, टेक्नोलॉजी हो गई है, तो अब आपको फॉन्ट कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मंगल फॉन्ट है, उसी को उठा के आप उसकी मैगजीन डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले मैगजीन डिजाइन करवाई थी। हाँ सर। ठीक है, यूनिवर्सिटी की मीडिया विभाग साहब। जी। ये तो ये आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स हो गए, और अब होता है तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार हम पढ़ रहे थे कि पहला हो गया आपका एप्लीकेशन, एक मिनट, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होंगे? वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के रखरखाव और मरम्मत के लिए विकसित किए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये प्रोग्राम में एडिटिंग करने और उनकी त्रुटियां दूर करने आदि का कार्य करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्वर प्रोग्राम भी कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर कम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को स्पीड मतलब बढ़ाते हैं इसकी, और अधिक गणना ग्रहण करने योग्य, यानी डेटा संग्रहित करने योग्य उसको तैयार करते हैं और उसका बैकअप रखते हैं। इन प्रोग्रामों को हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये सॉफ्टवेयर टूल्स भी शामिल होते थे। यदि ये टूल अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नॉर्टन यूटिलिटी, मैकफी, क्विक हील। ये मतलब तो आपके वो हो गए। तो ऐसे ये जो विंडोज नहीं कर पा रहा है, और बाहर के हम सॉफ्टवेयर डाल के उसको आवश्यक इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये हमको वायरस से बचाएंगे।
जी ये सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य क्या कार्य हो सकते हैं वो आप तब जानेंगे। कार्य हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंट, जी ये आपके कंप्यूटर में ही इनबिल्ट होता है, आप कर सकते हैं उसको। फाइलों को बैकअप लेने और बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम्स। डिस्क पर अधिक आंकड़े और संग्रहित करने के लिए आप कंप्रेसिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने और हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये जो श्रेणी है इसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे कि क्विक हील, मैकफी, नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्पर स्काई, K7 360 सिक्योरिटी आदि। तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स इस तरह से इतने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना। हार्डवेयर आप जानते ही हैं, ठीक है, इसमें पहले हमारी चर्चा हो ही चुकी है। इसके नोट्स और मैं आपको डाल दूंगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। जो लिखने की भाषा होती है तकनीकी, वो आपको मिल जाएगी वहां से। पेरिफेरल्स यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आप इसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पहली यूनिट आज जो है यहाँ समाप्त हो गई है। पहली यूनिट नहीं, मतलब यूनिट नंबर 1.1। इसमें कोई आपको कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। सर अब समय के साथ तो सर टाइपिंग सॉफ्टवेयर में तो सर अब रेमिंगटन और सर फोनेटिक के अलावा भी सर जो कन्वर्टर वाला है सर वो भी तो अलाउ कर रहे हैं सर। देखिए, अलाउ करने के लिए तो आप अपना वॉइस टाइपिंग भी आ गया है, और कुछ लोग अपना यहीं पे इंग्लिश टाइप करके उसको खबर में डाल देते हैं। लेकिन ये एक मैं इनको इस तरह चीजें नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि जब किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप टाइप कैसे करेंगे, या फिर आपको तो पूछा जाता है, काम कराया जाता है, वहां पे आप काम करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इंटरनेट के सहायता से जो टाइपिंग होती है, जैसे कि गूगल टूल्स के जरिए हो रही है, कहीं आप सपोज दैट आप किसी रिपोर्ट्स पे आप गए कहीं करने के लिए और वहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप कैसे टाइप करेंगे? या फिर खाली समय में आप जहाँ इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे टाइप कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको टाइपिंग सीख लेना चाहिए। एक बार आप टाइपिंग सीख जाएंगे तो वो जीवन भर आपके लिए काम आएगी, और बहुत तेज गति से भी आप टाइप कर पाएंगे। कि कोई आदमी बोल रहा है सामने, यदि लाइव चल रहा है तो आप उसको वो लिख पाए उतना पूरा का शब्दशः, वैसे ही इतनी आपकी स्पीड हो जानी चाहिए। तो उसको मैं एक मानता हूँ कि इस तरह टाइपिंग वो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं काम करता था तो वहाँ 3-4 लोगों की टाइपिंग ही इतनी फास्ट थी कि कुछ यदि मोदी का लाइव चल रहा है किसी भाषण में या फिर रैली में, तो हम उसको लाइव लिख पाते थे। या मन की बात कर रहा है तो कान में हेडफोन लगाया और टाइप करते हुए लिख के हम देते जाते थे। तो इस तरह से 2-3 लोग थे वहाँ जिनकी अच्छी टाइपिंग थी हिंदी की। तो एक बार आदमी ने, आप 7 दिन में सीख जाओगे टाइपिंग, इतना कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ पर आपके साथियों ने, जूनियर्स ने सीख लिए, क्लासमेट्स हाँ, क्लासमेट्स जो भी हैं, तो 7 दिन में आप सीख जाओगे। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा शिद्दत से 1-1.5 घंटे उसको डेली देना पड़ेगा। कुछ अगले लेफ्ट क्यों हो गए? सर क्योंकि हम लाइव वाले मतलब लाइन वाले। अच्छा, बाद में नाम लिख के भेजना। लेकिन ये 3-4 छात्र आपके साथ वाले यहाँ पर जो है ऑफलाइन है, तो कोई एक छात्र स्क्रीनशॉट भेज दे, और बाकी जो नहीं है यहाँ पे ऑफलाइन है वो अपना नाम लिख दे। ज्वाइन कर लेगा 2 मिनट से। तो इसमें
रिंग नहीं हो रही है। ठीक है, कल अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और जरूरत, डेस्कटॉप और मोबाइल सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लाइनक्स गुड मॉर्निंग सर। और एंड्रॉइड आदि जो विंडोज हैं उनके क्या कार्य हैं, कैसे वो कार्य करता है, इसका ओवरव्यू हम जानेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत लेंदी हो सकता है, इसलिए तो ओवरऑल इसका ओवरव्यू हम बात करेंगे। कल इस पे बात करते हैं, हो सकता है कि मैं आपको शाम तक इसके नोट्स पहुंचा दूं। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं।